क्या दोस्तों आपको पता है मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 22 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है मार्था कुम। मार्था कुम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए केन्या देश। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा ने कोर्ट ऑफ अपील जज मार्था कुम को पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका की प्रमुख नियुक्त किया है। इमेज में आप देख सकते हैं केन्या के राष्ट्रपति है, नाम है उहुरु केन्याटा। और उहुरु केन्याटा ने मार्था कुम को केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो हमें मार्था कुम के बारे में पता होना चाहिए। तो मार्था कुम ने नैरोबी विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। 1987 में केन्या स्कूल ऑफ लॉ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर उन्हें अधिवक्ताओं के रोल में भर्ती कराया गया। और मार्था कुम के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो 2003 में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 2010 में लंदन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री मार्था कुम ने प्राप्त की और 2012 में उन्हें कोर्ट ऑफ अपील में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और बात करें केन्या देश की तो आप मैप में देखें कि यह है केन्या देश, जिसके अगल बगल में तांजानिया, युगांडा, सूडान, इथोपिया और सोमालिया जैसे देश स्थित है और एक तरफ है इंडियन ओशन। और केन्या की कैपिटल का नाम क्या है? नैरोबी। केन्या के राष्ट्रपति मैंने आपको बताया उहुरु केन्याटा और केन्या की करेंसी है केन्यन शिलिंग। और केन्या एक राष्ट्रपति प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि राष्ट्रपति ही केन्या के मुखिया है और राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का मुखिया दोनों है। तो इसी तरह की शासन व्यवस्था है केन्या देश में। और दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी तरह आपके सामने मैं रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है सुंदरलाल बहुगुणा को। और विश्वविख्यात एक पर्यावरणविद थे जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण 95 इयर्स की आयु में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पर्यावरणविद। और आपने कहीं हिस्ट्री या जियोग्राफी में चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, तो चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखो चिपको आंदोलन के नेता और विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। 95 वर्ष की उम्र में बहुगुणा ने ऋषिकेश एम्स में आखिरी सांस ली। तो पद्म विभूषण से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिलियारा गांव में हुआ, जहां से मैंने यह सोर्स लिया है। तो यहां हमें पता चला कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिलियारा गांव में सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ, लेकिन और भी सोर्स है जहां पर सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म का जो गांव है वो और बताया गया है। ओके, सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसके सहयोग से की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना पत्नी विमला नौटियाल के सहयोग से की थी। और सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि साल 1949 के बाद दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए किसने आंदोलन छेड़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा ने।
सुंदरलाल बहुगुणा ने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना कहाँ की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी जिले में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था दलित वर्ग के विद्यार्थियों का उत्थान करना। और यहाँ पर पढ़िए, सुंदरलाल बहुगुणा एक जाने माने पर्यावरणविद थे। जन्म 9 जनवरी 1927 को और निधन हुआ है 21 मई 2021 को। और वृक्ष मित्र के नाम से भी सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध थे। कौन से नाम से? वृक्ष मित्र। तो देखो, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के दौरान 16 दिन तक अनशन किया, जिसके चलते वह विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और पर्यावरण गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण गांधी के नाम से मशहूर कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे सरहद के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपको आंसर याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी सुंदरलाल बहुगुणा को मिला था। यही नहीं, साल 1981 में ही सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, मगर सुंदरलाल बहुगुणा ने इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया था। और बाद में पद्म विभूषण से भी सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया गया। ओके, कैसा लगा? अच्छा, वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं सुरेश मुकुंद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक जाने माने विश्व प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा, सुरेश मुकुंद एक जाने माने कोरियोग्राफर। तो एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड भी कहा जाता है। क्या? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को कोरियो अवार्ड भी कहा जाता है। और सुरेश मुकुंद यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। तो यह फैक्ट हमें याद रख लेना चाहिए कि सुरेश मुकुंद यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। और सुरेश मुकुंद ने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस, क्या? वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो यानी कि प्रतियोगिता श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग, यानी कि यह सुरेश मुकुंद का जो डांस ग्रुप है इसका नाम है द किंग। तो द किंग के निर्देशक और कोरियोग्राफर है सुरेश मुकुंद, जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ डांस 2019 का सीजन जीता था। तो यह भी महत्वपूर्ण उपलब्धि सुरेश मुकुंद के नेतृत्व में हासिल की थी उनके ग्रुप ने। किस? द किंग ने। और वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, जिसे डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, क्या? डांस के ऑस्कर के रूप में भी वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को जाना जाता है। तो यह भी हमें पता होना चाहिए। ओके, चौथा क्वेश्चन, कोविड-19 होम टेस्टिंग किट कोविसेल्फ किसने निर्मित की है? कोविसेल्फ नामक एक कोविड-19 होम टेस्टिंग किट विकसित की है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पुणे ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, माई लैब्स ने इस किट को विकसित किया है। नाम दिया गया है कोविसेल्फ। विकसित किसने किया है? माई लैब्स ने। और यहां पर क्या लिखा है पढ़ो तो, इंडियाज फर्स्ट सेल्फ टेस्ट किट फॉर कोविड-19। और ICMR ने इस किट को मंजूरी भी दे दी है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। ये एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है जिसे कोविसेल्फ नाम दिया गया है। इस किट का इस्तेमाल लोग खुद अपना कोरोना टेस्ट करने के लिए कर सकेंगे, यानी कि घर पर ही आप कोविड-19 पॉजिटिव या नेगेटिव है इसके बारे में इस किट का इस्तेमाल करके जान सकते हैं, जिसकी कीमत रखी गई है 250 रुपये। तो कोविसेल्फ किट के डेवलपर माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने कहा कि इसकी कीमत 250 रुपये प्रति टेस्ट होगी। ए एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी होगा। और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? सुजीत जैन माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के वर्तमान डायरेक्टर है। पांचवा क्वेश्चन,
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है 22 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 2020 के अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर 2020 के अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम। लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो यहां पर पढ़ सकते हैं वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसी थीम के साथ 2021 का बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जा रहा है। और दोस्तों हमारे इंटरनेट पर एक हैशटैग भी चलाया गया है, हैशटैग है फॉर नेचर। ओके, और जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? एक वन्य जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी जिसका नाम है रेमंड एफ दसमान। उन्होंने 1968 में पहली बार यह बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया? यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया। तो यह दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको याद रख लेने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में संकल्प के माध्यम से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा सन 1973 से बाघ परियोजना आरंभ की गई जो कि बाघों के संरक्षण से संबंधित है और अब इसके उत्साहवर्धक परिणाम भी मिलने लगे हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारे पृथ्वी पर जैव विविधता को जीवंत रखने के लिए, बचाने के लिए मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की संभावित सूची में कितने स्थान जोड़े गए? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की संभावित सूची में हाल ही में 6 स्थान जोड़े गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 स्थान। और ये 6 स्थान कौन कौन से राज्य से है? तो देखो, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट, नर्मदा घाटी, यह दोनों मध्य प्रदेश के। मराठा सैन्य वास्तुकला, यह महाराष्ट्र के। वाराणसी का ऐतिहासिक रिजर्व फ्रंट गंगा घाट, यह उत्तर प्रदेश का। हीरे बेंकल, यह कर्नाटक का। और कांचीपुरम मंदिर समूह, यह तमिलनाडु का। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की संभावित सूची में यह निर्दिष्ट 6 स्थान हाल ही में जोड़े गए हैं। और इन 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला, कर्नाटक में हीरे बेंगल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, भेड़ाघाट, लमेटा घाट, और मध्य प्रदेश का एक और भी स्थान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी इस सूची में शामिल किया गया है। और आगे मैं आपको बताऊं और भी 3 स्थान, जैसा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये 6 स्थानों को जोड़ा गया है। एक बार फिर से याद कर लीजिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट, नर्मदा घाटी किस राज्य में? वो भी मध्य प्रदेश में। मराठा सैन्य वास्तुकला बोले तो महाराष्ट्र। वाराणसी का ऐतिहासिक रिजर्व फ्रंट गंगा घाट बोले तो उत्तर प्रदेश। हीरे बेंकल यानी कि कर्नाटक, और कांचीपुरम मंदिर समूह जो तमिलनाडु में है। याद रख लिया, वेरी नाइस। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? हाल ही में कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर्स की 33वीं बैठक आयोजित की गई और इसमें उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। और राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक का विषय क्या रखा गया था? कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रमंडल देशों की प्रतिक्रिया, टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य प्रणालियों एवं आपात स्थितियों के लिए लचीलापन पैदा करना, इसी थीम के साथ यह 33वीं बैठक आयोजित की गई और इसमें राष्ट्रमंडल की महासचिव ने भी हिस्सा लिया। तो राष्ट्रमंडल की वर्तमान महासचिव कौन है? सुश्री पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, इमेज में आप देख सकते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने भी इस बैठक में भाग लिया। और यूके सरकार ने भारत को 3 और 4 जुलाई को वर्चुअली G7 स्वास्थ्य मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में
शामिल होने के लिए हमारे भारत देश को आमंत्रित किया है। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री 3 और 4 जून को यह G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 8वां क्वेश्चन, किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव गांधी। और राजीव गांधी हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो देखो, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। और हमारे इस प्रधानमंत्री की बात करें तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त हमारे राजीव गांधी जी का जन्म दिवस भी है। तो देखो, सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस तथा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन, इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए किसने पहल की? पूरे विश्व के लिए एक खुशी के समाचार कि इजरायल और हमास के बीच जो गाजा पट्टी को लेकर युद्ध चल रहा था, 11 दिनों के बाद इसे समाप्त कर दिया गया है। और इस युद्ध को समाप्त करने में मिस्र की सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र बोले तो इजिप्ट देश। तो हाल ही में गाजा पट्टी में युद्ध विराम लागू हो गया है। इसके साथ ही इजरायल और हमास के बीच लड़ाई रुक गई है। इस युद्ध विराम के लिए मिस्र ने पहल की, जिसके चलते 11 दिनों तक चली लड़ाई समाप्त हो गई है और इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम को मंजूरी दी है। और यहाँ देख सकते हैं, यह है गाजा पट्टी। और गाजा पट्टी को लेकर फिलिस्तीनियों और इजरायल के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो इजिप्ट की भूमिका के कारण यह युद्ध विराम हो गया है और पूरे विश्व के लिए एक अच्छे समाचार सामने आए हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से डी-एस्केलेशन की अपील की थी। मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र भी डी-एस्केलेशन के लिए प्रयासरत थे और युद्ध विराम की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय मिस्र की सरकार को दिया जाता है। और आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। बिहार में किसको ऑक्सीजन मैन के नाम से पहचाना जाता है? बिहार राज्य में ऑक्सीजन मैन के नाम से गौरव राय को पहचाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गौरव राय बोले तो बिहार के ऑक्सीजन मैन। तो गौरव राय ने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण बिहार के लोग इस व्यक्ति को ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं? देखो, कोविड महामारी के बीच बिहार में 1500 से ज्यादा लोगों की जान बचाने वाले गौरव राय को अब ऑक्सीजन मैन के नाम से पहचाना जाता है। वे पृथकवास में रह रहे कोरोना संक्रमित गंभीर रोगियों को निःशुल्क ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और इसीलिए गौरव राय को ऑक्सीजन मैन नाम दिया है बिहार के लोगों ने। और उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो पटना में पिछले वर्ष संक्रमण से उबरने के बाद गौरव राय ने ऑक्सीजन बैंक शुरू किया था। पिछले वर्ष जुलाई से उन्होंने 3 ऑक्सीजन सिलेंडर से इस मिशन की शुरुआत की थी। अब उनके ऑक्सीजन बैंक में 122 सिलेंडर है और वो खुद अपनी कार लेकर घर जाकर ऑक्सीजन की डिलीवरी भी करते हैं। देखो, गौरव राय एक निजी कंपनी में महाप्रबंधक है। वे प्रति माह अपने वेतन से 20,000 रुपये ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए योगदान करते हैं। ऑक्सीजन मैन की दिनचर्या की शुरुआत सुबह 5 बजे से शुरू होती है, जब वे खुद की गाड़ी चलाकर गंभीर मरीजों के घर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते हैं। तो गौरव राय को हमारी GK 2020 चैनल की ओर से सैल्यूट। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में सीमित ओवरों की 6 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कोच कौन होंगे? भारतीय टीम के कोच होंगे राहुल द्रविड़। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राहुल द्रविड़। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में सीमित ओवरों की 6 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कोच होंगे और 3 एक दिवसीय मैच 13, 16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे, जबकि T20 मैच
22 और 27 जुलाई के बीच होंगे, जिसके भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे राहुल द्रविड़। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी को महामारी घोषित किया है? 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया था। अब गुजरात सरकार ने भी इस बीमारी को महामारी घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी को महामारी घोषित किया है। मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया और म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी अधिनियम 1857 के तहत ब्लैक फंगस महामारी घोषित किया गया है। और कोई भी राज्य म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित करता है तो केंद्र सरकार के कुछ दिशा निर्देशों का पालन भी करना होता है। तो अब सरकारी, निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को इस बीमारी की जांच, निदान और उपचार में ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का अनुसरण करना पड़ेगा। इस बीमारी के संदिग्ध और पुष्ट मामलों का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजना जरूरी है, अनिवार्य है। गुजरात में इस वक्त म्यूकोरमाइकोसिस के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं और हाल ही में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी किसने घोषित किया है? राजस्थान सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया था और 2 राज्यों ने इस बीमारी को अधिसूचित किया है, नोटिफाइड किया है। ऐसे 2 राज्य है, हरियाणा और ओडिशा। ओडिशा सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत वर्गीकृत बीमारी के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है और ब्लैक फंगस रोग को हरियाणा में अधिसूचित बीमारी यानी कि नोटिफाइड डिजीज के रूप में घोषित किया गया है। और अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है 21 मई को, यानी कि कल ही अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 21 मई बोले तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की सिफारिश किसने की थी? हमारे भारत देश ने। और अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करने हेतु यह अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य और कृषि संगठन ने यह दिवस मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया था? अक्टूबर 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और साल 2019 से पहले किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था? 2019 से पहले 15 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब मनाया जाता है 21 मई को। चाय किस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है? कैमेलिया सिनेंसिस नामक पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है चाय। चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है और चीन में लगभग 5000 साल पहले चाय पी जाती थी। और यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो वर्तमान में हमारे खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्वाड डोंग्यू, इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे FAO का हेडक्वार्टर इटली के रोम में स्थित है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई और FAO का पूर्ण स्वरूप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशंस की ही एक आनुषंगिक इकाई है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि का आविष्कार किया है? हाल ही में अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि का आविष्कार किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अमेरिका। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है हितेश राठवा, परमार खुशबू, पवन किशोर कुमार, प्रतिमा जुरे, कमलेश डोडिया, काजी यूनुस, FA कुरैशी, मानसी प्रजापति। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो तेजस प्रजापति, भावना तड़वी, राधे देवी, चावड़ा पूजा, नीलोफर मीर, मीरा रावलिया, संजय कुमार और भाविका भावेने, इन सभी दोस्तों का भी आंसर बिल्कुल सही। और साथ साथ चौधरी प्रतीक ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। कालसी मावी ने इस क्वेश्चन का गुजराती में आंसर लिखा। आरती मकवाना ने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। अंकिता स्पेशल, कीर्तन प्रजापति
और श्रीनिवास संजय, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। केरल के नए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह कहां आयोजित किया गया? केरल में नए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह कहां आयोजित किया गया? 4 शहर के नाम आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन आप चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर पता ही होगा, एक बार लिख दीजिए, लिखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।